नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे। ये वीडियो अध्याय 4 का पार्ट 6 है। ठीक है, हमने 3 पार्ट पूरे कंप्लीट पढ़ लिए। और ये जो अध्याय है अध्याय 4, ये 10 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अध्याय का नाम है मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें हमने भारत का संविधान भी पढ़ाया है और राजस्थान जीके के बारे में बहुत से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पढ़ना। अब है संयोगिता की कहानी। ठीक है, हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान के जो वर्णन है उसमें संयोगिता की कहानी का प्रमुख स्थान है। तो पढ़ते हैं। चंद्रप्रदय की रचना। पृथ्वीराज रासों के अनुसार जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का कारण पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह करना था। पर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, तो संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर उसका विवाह कर लिया। अपहरण क्यों हुआ तो ये भी चंद्रप्रदय ने एक स्टोरी बताई है। तो वो उस स्टोरी के आधार पर ये जो कहानी बनाई है वो चंद्रप्रदय ने बनाई है कि ऐसा था, इस कारण दोनों में युद्ध हुआ। आगे कथानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के बीच प्रेम था, किंतु जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ शत्रुतापूर्व संबंधों के चलते अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा के साथ कराना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने राजसूय यज्ञ के साथ संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस आयोजन में उसने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी प्रमुख राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, जयचंद्र ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी। स्वयंवर के समय जब सभी राजा महाराजा संयोगिता की वरमाला का इंतजार कर रहे थे, उस समय संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और इसी वक्त पृथ्वीराज अपनी सेना सहित घटनास्थल पर पहुंच गया और संयोगिता को उठाकर ले गया। जो फिल्मी एंट्री होती है ना हीरो की, उसी प्रकार की कुछ एंट्री हुई थी। आगे है जयचंद्र के सैनिकों से पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। डॉक्टर RS त्रिपाठी, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और विश्वेश्वरनाथ रेव जैसे इतिहासकारों ने इसकी ऐतिहासिकता को मात्र प्रेमाख्यान कहकर अस्वीकार कर दिया, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। अब कुछ विद्वान तो मानते हैं कि ये केवल चंद्रप्रदय द्वारा मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कोई हुआ नहीं था, लेकिन कुछ मानते हैं कि ऐसा रियल में हुआ था। ठीक है, अब है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष। गजनी का गवर्नर नियुक्त होने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1775 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने गुजरात, सियालकोट और लाहौर के युद्धों में विजय हासिल कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार इस दौरान उसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ अनेक बार लड़ाइयाँ हुई और हर बार उसे पराजय का सामना ही करना पड़ा। पृथ्वीराज रासों में 21 तथा हमीर महाकाव्य में 7 बार ग्वारी पर पृथ्वीराज की विजयों का दावा किया गया है। दोनों के बीच 2 निर्णायक युद्ध हुए। 1191 ईस्वी में लाहौर से रवाना होकर मोहम्मद गोरी तबर हिंद नामक स्थान पर अधिकार करते हुए तराइन तक पहुंच गया। यह दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंद राज ने अपनी के वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। घायल गोरी अपनी सेना सहित गजनी भाग गया। पृथ्वीराज ने तब तबर हिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया।
जिसे बाद में एक बड़ी धनराशि के बदले रिहा कर दिया गया। आगे है, एक वर्ष बाद मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में पुनः हाथ धमका। पृथ्वीराज उसका मुकाबला करने पहुंच गया, किंतु गौरी ने इस बार अपने शत्रु को संधि वार्ता के संधि वार्ता के झांसे में फंसा लिया। कई दिन तक संधि वार्ता चलने के कारण चौहान सेना निश्चित होकर आमोद प्रमोद में डूब गई, मौज मस्ती में डूब गई। इसका फायदा उठाकर गौरी ने एक रात्रि अचानक आक्रमण कर दिया। राजपूत सेना इस अप्रत्याशित आक्रमण को झेल नहीं पाई और परास्त हुई। पराजित पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज रासों के अनुसार बंदी पृथ्वीराज को गौरी अपने साथ गजनी ले गया, जहाँ शब्द भेदी बाण के प्रदर्शन के समय पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला। तो उस समय क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो चंद बरदई था वह भी उसके साथ था। तो दोनों क्या चाहते थे कि गौरी को मारना चाहते थे। तो जो चंद बरदई ने उस मोहम्मद गौरी को कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण बड़े अच्छे से चला लेते हैं। तो फिर गौरी ने कहा कि मैं ये तो देखना चाहूँगा कि किस प्रकार चलाते हैं। तो शब्द भेदी बाण चलाने के लिए पृथ्वीराज चौहान को कहा। तो पृथ्वीराज चौहान ने एक बाण चलाया, जो एक कोई जाड़ा लोहा का कोई थाल वगैरह उसको बजाया। उस आवाज़ को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने उस जो लोहा का था उस पर बाण चला दिया। जैसे ही बाण लगा मोहम्मद गौरी प्रसन्न हुआ, तालियां बजाई और वहाँ से आवाज़ आई ताली की। तो पृथ्वीराज चौहान ने उस ताली की आवाज़ को सुनकर मोहम्मद गौरी के सीने में बाण मार दिया। और बाण मारते वक्त जो चंद बरदई ने दोहा पढ़ा था कि 4 बास 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बिराजे मत चुके चौहान। तो ये जो 4 बास 24 गज ये माप करके पृथ्वीराज चौहान ने अपने मन में माप करके गौरी को मार दिया। ठीक है, तो ये घटनाक्रम था। तो अब पढ़िए। शब्द भेदी बाण के प्रदर्शन के समय पृथ्वीराज ने गौरी को मार डाला, जबकि समकालीन इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासित किया। आगे है, ईसामी के कथन के पक्ष में एक सिक्के का भी संदर्भ दिया जाता है, जिसके एक तरफ मोहम्मद बिन शाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज नाम अंकित है। तो दो मत हैं हर जगह। आगे, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण। अब पृथ्वीराज चौहान पराजय क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसी के बारे में फिर हम लैंग्वेज से पढ़ेंगे ताकि आपको उत्तर किस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो देखिए, सर्वप्रथम तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ठीक है, तो विजय हुई तो मोहम्मद गौरी की सेना हार कर भाग गई। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दूसरी बार पराजय हुई, तो पहला कारण तो उसका ये था, मतलब मैं आपको कुल ऑल ओवर पृथ्वीराज चौहान के पूरा जो विघटन हुआ उसका कारण बता रहा हूँ। तो उसने मोहम्मद गौरी की भागती सेना का पीछा नहीं किया। अगर वो पीछा करता, सेना को और भगाता मारता, तो वो मोहम्मद गौरी 1 साल में वापस आने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि ये आपने संयोगिता वाली कहानी पढ़ी, तो भाई साहब क्या हुआ कि प्रेम में लग गई संयोगिता के साथ। तो फिर उन्होंने युद्ध पर और ज़्यादा सेना पर और शासन पर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी उसकी कमजोरी रही। और बाकी तो आपको मालूम है कि उन्होंने संधि वार्ता के झांसे में फंसाया। ठीक है, इसमें आगे इसमें भी लिखा होगा, ये लैंग्वेज से विजेता होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। उसने अब पड़ोसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए। एक कारण यह भी था कि उसने अब जो जयसेन था तो उसका पड़ोसी राज्य ही था, और भी जो पड़ोसी राज्य थे उन दोनों में उसने क्या किया, सभी पड़ोसी राज्यों से वैमनस्य स्थापित कर दिया, मतलब शत्रुता कर दी, ताकि जब वो आया तो पृथ्वीराज चौहान का किसी भी पड़ोसी राज्य ने साथ नहीं दिया। तो ये भी उसकी कमजोरी थी। अभी तो उसके साथ युद्ध करके शत्रुता मोल ले ली जो पड़ोसी राज्यों के साथ। इसी कारण मोहम्मद गौरी के विरुद्ध संघर्ष में उसका कोई सहयोग नहीं मिला।
किसी पड़ोसी राज्य ने उसका सहयोग नहीं किया क्योंकि सब उसके दुश्मन बन गए थे। 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया था, उस समय पृथ्वीराज ने गुजरात की कोई सहायता नहीं की थी। अब जब गुजरात पर आक्रमण हुआ तो पृथ्वीराज ने गुजरात की सहायता नहीं की, तो गुजरात वालों ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। इस प्रकार हो गया। आगे ये देखिए, त्रायन के प्रथम युद्ध के बाद प्रथम युद्ध में पराजित होकर भागती तुर्क सेना पर आक्रमण न करना उसकी एक भयंकर भूल सिद्ध हुई। और मैंने बताया कि उसने जो भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया, सेना को जाने दिया, तो ये उसकी भूल थी। यदि उस समय शत्रु सेना पर प्रबल आक्रमण करता तो मोहम्मद गौरी भारत पर पुनः आक्रमण करने के बारे में कभी नहीं सोचता। ये इससे बात है। संयोगिता के साथ विवाह करने के बाद उसने राजकार्यों की उपेक्षा कर अपना जीवन विलासिता में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। आगे है पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। अब उनका मूल्यांकन देखते हैं। पृथ्वीराज एक वीर और साहसी शासक था। अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही वह युद्ध करता रहा, जो उसके अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है। आगे है अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त कर उसने दलपंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण कर ली। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा छल कपट का सहारा लेने से पूर्व वह किसी भी लड़ाई में नहीं हारा था। आगे है एक विजेता के साथ साथ वह विद्यानुरागी था। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिसमें विद्यापति, गौंड, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप, आशाधर आदि प्रमुख थे। चंद बरदाई उसका राजकवि था, जिसका ग्रंथ पृथ्वीराज राज हो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सभी अपने दोस्तों क्लासमेटों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।